हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। सो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि अपनी जो टेस्ट सीरीज है गेट की, ठीक है, प्रैक्टिस मॉक की जो गेट की टेस्ट सीरीज है उसका फुल लेंथ टेस्ट जो है, उस फुल लेंथ टेस्ट का जो पहला मॉक है वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। यानी कि आप सभी लोग क्या कर सकते हो, उस मॉक को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो और हमने ये भी बात किया था कि अब हम क्या करने वाले आज इस वीडियो में कि उसी मॉक का अपन यहाँ पे सोल्यूशन करवाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर अभी तक आपने पहला मॉक अटेम्प्ट नहीं किया तो सबसे पहले आप उस मॉक को अटेम्प्ट कर ले। एक बार आप प्रॉपर मॉक को अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद आप देखिए कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। ठीक है, जो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। उसका जो सोल्यूशन करवाएंगे ना, आपको थोड़ा सा मेरा ये कोशिश रहेगा, ये बताने की कोशिश रहेगा कि आपको किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है। क्योंकि देखो क्या है ना कि देखो क्वेश्चन आना एक अलग बात है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन का अप्रोच लेना, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, ठीक है, और किस तरीके से आपको देखो गेट एग्जाम में तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे। तो किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से यूनिट कन्वर्जन में फोकस करना है, तो इन सारी बातों का डिस्कशन हम इस मॉक के थ्रू आपसे करने वाले हैं। बाकी अगर आप मॉक देखोगे तो उसके सोल्यूशन पे जाओगे तो वहाँ पे जो सोल्यूशन उसका है वो उस तरीके से ही वहाँ पे एक्सप्लेन है कि आप खुद ब खुद आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन के सोल्यूशन को आसानी से समझ सकते हो। बट मेरा यहाँ पे फोकस रहेगा कि आपको किस तरीके से यूनिट कन्वर्जन में फोकस करना है, ठीक है, कहाँ पर रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये सारी बातें हम यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले ठीक है, आप ये चेक कर सकते हो अगर अभी तक आपने इस गेट टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया तो देखो अभी एग्जाम बहुत पास आ चुका है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अभी आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। अभी यहाँ पे 20% डिस्काउंट भी चल रहा है आपके लिए गेट पे। ठीक है, गेट पे अभी आप PM20 का कोड यूज कर सकते हो और 20% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब टाइम देखो नहीं है तो आप क्या करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेटर की, इसका जो कैलसी है वर्चुअल कैलकुलेटर यहाँ पे मिलेगा, उस कैलकुलेटर की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो सीधे हम अपने पहले मॉक पे आते हैं। ठीक है, आप एक बार इस मॉक को अटेम्प्ट कर लेना। मैं यहाँ पे ये फुल लेंथ टेस्ट में आते हैं। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट में आपका ये पहला मॉक है, आप सभी इसको परचेज कर सकते हो। मतलब आप परचेज तो नहीं, इसको ऐसे ही दे सकते हो। ठीक है, तो इस बार हम क्या करते हैं, इस मॉक को मैं सीधे सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, इस मॉक को एक बार मैं सीधे सबमिट कर ताकि मैं आपको सोल्यूशन भी दिखा सकूं इसका। ठीक है, इसको मैं सबमिट करता हूं। हाँ, तो ये अपना पहला फुल मॉक टेस्ट है। ठीक है, आप एक बार इसका जो शुरू के 10 क्वेश्चन है एप्टीट्यूड वाला पोर्शन, आप उसको खुद से अटेम्प्ट करना। उसमें आप तो सिंपल आप सोल्यूशन चेक करना, वहाँ से आपको इजी क्वेश्चन है। मतलब अभी पहला मॉक है तो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनाया गया। ठीक है, बट एग्जाम को पैटर्न को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये पहला एप्टीट्यूड वाला 10 क्वेश्चन आप यहाँ से अटेम्प्ट करना। ये इसके एक्सप्लेनेशन से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आप ये चीज़ें चेक करते रहना। मैं आता हूँ टेक्निकल वाले पोर्शन पर। ठीक है, मैं आपसे बात करूंगा टेक्निकल वाले क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आप पहला क्वेश्चन पढ़ लो। तो पहले क्वेश्चन में क्या है कि आपसे एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, पूछा गया टैंक हैविंग ओवरफ्लो रेट ऑफ 4 मीटर पर आवर इज डिजाइन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फ्लोइंग वाटर सैंपल। आपसे क्या दिया गया, वाटर सैंपल दिया गया है और आपसे ओवरफ्लो रेट दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल इन द सेटल्ड वाटर। आपसे पूछा जा रहा है जी जो सेटल्ड वाटर होगा उसमें आप बता दो कि जो पार्टिकल्स होंगे उसका कंसंट्रेशन आपको बताना है। ठीक है, उसका कंसंट्रेशन क्या करना है आपको बताना है। तो एक बात समझना, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है ना कि आप इस बात को समझो। एक मिनट रुकना, मेरे को पेन सेलेक्ट करने दो। ठीक है, एक बार पेन सेलेक्ट करने लेने दो। नाउ कम टू द क्वेश्चन, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके पास है। हाँ, अब ठीक है। ठीक है, तो अब इस बात को समझना कि आपसे क्या बोला जा रहा है। आपसे बोला जा रहा है जो सेटल्ड वाटर उसमें आपको पार्टिकल का कंसंट्रेशन बताना है। तो आप इस बात को समझो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सेटल्ड वाटर का क्या मतलब है। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सेटल्ड वाटर का मतलब ये हो गया कि आफ्टर द सेडिमेंटेशन, टैंक से जो पानी बाहर आ रहा है उस पानी में पार्टिकल का कंसंट्रेशन बता दो। यानी कि एफ्लुएंट में आपको क्या बताना है, पार्टिकल का कंसंट्रेशन बताना है। ठीक है, ये नहीं बताना है कि सेडिमेंटेशन टैंक में कितना पार्टिकल रिमूव हुआ, ये बात नहीं बतानी, आपको बताना है सेटल्ड वाटर यानी कि जो वाटर टैंक से बाहर आ रहा है आफ्टर द सेडिमेंटेशन प्रोसेस, टैंक से बाहर जो वाटर आ रहा है उस वाटर में यानी कि जो एफ्लुएंट है उस एफ्लुएंट में कितना पार्टिकल का कंसंट्रेशन है। तो आपने देखा होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले आप परसेंटेज रिमूवल निकाल लो।
सबसे पहले आप करते हो परसेंटेज रिमूवल निकालते हो, ठीक है। तो परसेंटेज रिमूवल कैसे निकालते हो, परसेंटेज आर निकाल लो, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए अगर आपको ध्यान होगा तो आप ये चेक कर लो, जो सबसे पहली बात है, ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स, ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स जिसकी जो सेटलिंग वेलोसिटी है अगर वो ओवरफ्लो रेट से ज़्यादा होगा, ठीक है, ऐसे पार्टिकल जिसकी सेटलिंग वेलोसिटी ओवरफ्लो रेट से ज़्यादा होगा, वो 100% पार्टिकल क्या करेगा, टैंक में रिमूव हो जाएगा। 100% पार्टिकल क्या होगा, टैंक में रिमूव, यानी कि टैंक में सेटल्ड हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम इस पार्टिकल की बात करें, पार्टिकल नंबर 1 की, पार्टिकल नंबर 1 में क्या कि इसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब सेटलिंग वेलोसिटी की बात कर रहा है, इसकी जो सेटलिंग वेलोसिटी है ना, इसके ओवरफ्लो रेट, जो टैंक की ओवरफ्लो रेट है उससे ज़्यादा है। अगर टैंक की ओवरफ्लो रेट से ज़्यादा सेटलिंग वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल का है, यानी वो पार्टिकल 100% टैंक में क्या होगा, होने वाला, रिमूव होने वाला है। तो इसका जो परसेंटेज रिमूवल होगा कितना होगा, 100% होगा। सेम स्टोरी यहाँ पे भी है, इसका पार्टिकल साइज 4 है और इसका ओवरफ्लो रेट कितना, 4 मीटर पर आ रहा है, यानी कि ये भी पार्टिकल क्या करेगा, 100% टैंक में सेटल्ड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी, अब हम बात करते हैं किसका, पार्टिकल नंबर 3 का। पार्टिकल नंबर 3 का जो सेटलिंग वेलोसिटी कितना, 2 मीटर पर आ रहा है। अब आपको बताना पड़ेगा इसका परसेंटेज रिमूवल कितना है। तो आप इस चीज को ध्यान देना, परसेंटेज रिमूवल की जो फॉर्मूला था वो कितना था, परसेंटेज रिमूवल आप कर दो सेटलिंग वेलोसिटी अपॉन ओवरफ्लो रेट, ठीक है, सेटलिंग वेलोसिटी अपॉन ओवरफ्लो रेट इनटू 100। ये आपको क्या होगा, परसेंटेज, ये क्या निकलेगा, परसेंटेज रिमूवल निकलेगा उस पार्टिकल का जिसकी सेटलिंग वेलोसिटी क्या होगी, ओवरफ्लो रेट से कम होगा। तो इसका क्या होगा, वीएस कितना है, वीएस आपके पास 4 है और सेटलिंग, सॉरी वीएस कितना है, वीएस आपके पास 2 है, यहाँ पे वीएस 2 है, ठीक है, और सेटलिंग वेलोसिटी 4 है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 50%, ठीक है। इसका मतलब परसेंटेज रिमूवल जो थर्ड वाले का कितना, 50%। यहीं से क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप समझना इस बात को, ये पहला 2 पार्टिकल्स है, पहले 2 टाइप के पार्टिकल वो 100% रिमूव हो रहा है, और तीसरे टाइप का जो पार्टिकल है वो 50% रिमूव हो रहा है, यानी कि जो सेटल्ड वाटर बचेगा उसमें 50% पार्टिकल बचेंगे किसके, उसके 50% पार्टिकल बचेंगे पार्टिकल नंबर 3 के। भाई इसके 50% रिमूव हो रहा है तो इसी के 50% क्या करेंगे, बच जाएंगे सेटल्ड वाटर में। तो डायरेक्ट निकालो, आपको कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। 50% इसी के पार्टिकल बचेंगे, यानी कि 500 का 50% कितना हो गया, 500 का 50% 250, ठीक है, 500 का क्या हो गया 50%, यानी 500 का 50% कितना हो जाएगा, 250। डायरेक्ट आप क्या करो, आंसर निकालोगे, ठीक है, सिंपल सवाल है, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन, आप इसको क्या कर सकते हो, इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। आप इसको इजीली 1 नंबर का क्वेश्चन तो इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, और यही सेम चीज़ क्या है, इसके सोल्यूशन में आप चेक कर सकते हो, ठीक है, सेम चीज़ क्या कर सकते हो, सोल्यूशन में चेक कर सकते हो। ये आपके पास सोल्यूशन है, ठीक है। परसेंटेज रिमूवल आपने निकाल लिया, ठीक है, तीसरे पार्टिकल का परसेंटेज रिमूवल निकालो। उसके बाद क्या कर सकते हो, जितने परसेंट आप इतने परसेंट रिमूव हो रहे हैं, तो इतने ही परसेंट क्या करेंगे, पार्टिकल नंबर 3 के जो पार्टिकल्स है वो बच जाएगा किसमें, सेटल्ड वाटर में। तो वहाँ से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 250 निकाल सकते हो, 250 बच जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलो। अच्छा सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको लोग 2 तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को भी ध्यान देना किस तरीके से, अगर आपको एग्जाम में किस तरीके से कैलकुलेशन करना है। अब देखना यहाँ से क्या पूछा गया, इन ओसीओ का क्वेश्चन है, इन अ वाइड रेक्टेंगुलर चैनल द नॉर्मल डेप्थ इज इंक्रीज्ड बाय द 15%, द इंक्रीज इन डिस्चार्ज। आपसे ये पूछा जा रहा है किसके, माइनिंग सिचुएशन का यूज करना आपको, ठीक है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या करा जा रहा है, कि आपको पहली बात तो जो ध्यान देना वो यहाँ पे गिवन है कि वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, ठीक है। अब चैनल देखो कौन सा, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल। वाइड रेक्टेंगुलर का मतलब ये हो गया कि जो विड्थ होगा, सॉरी जो आर की वैल्यू होगी, ठीक है, इसका जो हाइड्रोलिक रेडियस आर होगा वो किसके, आर वाई के बराबर होगा। बस इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। वाइड रेक्टेंगुलर चैनल का मतलब हो गया जो आर की वैल्यू हो गया, आर यानी कि हाइड्रोलिक डेप्थ जो आप निकालते हो A/P से, वो डायरेक्टली आप वाई के बराबर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान देना, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल के केस में जो चेंज होने वाला वो R=Y होगा। अब आपको अगर ध्यान होगा तो V कितना होता है, मैनिंग्स के लिए V कितना होता है, 1/n इंटू R⁴ इंटू S⁴1/2, ठीक है। यहाँ से आप डिस्चार्ज के, आपको किसका रिलेशन पूछा, डिस्चार्ज का रिलेशन पूछ रहा है, तो डिस्चार्ज हो जाएगा कितना, A/Y, ठीक है। A यानी कि B/Y इंटू A इंटू V, राइट, ये हो जाएगा A/V। A का मतलब होगा B/Y इंटू वाट, इंटू V की वैल्यू कितना है, 1/n R⁴ इंटू S⁴1/2। अब आपको पता है कि, अब यहाँ से आपको पता है कि R की जो वैल्यू है किसके बराबर, R की जो वैल्यू है वो बराबर है Y के। अब यहाँ से अगर आप Q का रिलेशन निकालोगे, Q निकलेगा कितना, 1/n इंटू Y⁵3 इंटू S⁴1/2 इंटू B, ठीक है, यानी कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होगा, Y⁵3 के। तो आपको ये बस ध्यान देना है कि अगर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल आपसे बोला जा रहा है, इसका मतलब जो जो Q होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, Y⁵3 किसका, एक Y आपका यहाँ से मिल जाएगा, एक Y आपके पास ये हो जाएगा Y⁵2/3 और एक Y आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो Y की पावर कितना हो जाएगा, 5/3, ठीक है।
अब आप मेरे को एक बात बता दो, आपसे ये बोला जा रहा है ना कि वाई की जो वैल्यू है, जो डेप्थ है, जो नॉर्मल डेप्थ को क्या कर रहे हैं, नॉर्मल डेप्थ को हम 15% से इंक्रीज करवा दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम नॉर्मल डेप्थ को 15% से इंक्रीज करवा रहे हैं तो हम एक काम कर लो, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन आप इस तरीके से करना कि अगर आप वाई को, अगर आपने क्या किया, वाई को कितने से 15% से इंक्रीज करवाया, तो हम ये मान लेते हैं कि पहला वाई कितना था, 1 है। अगर पहला वाई 1 है तो अगर हमने वाई को 15% से इंक्रीज करवाया तो आप कर लो 1.15 का स्क्वायर, ठीक है। 1.15 इंटू वाई की पावर 5/3, ठीक है, ये कर लो, ठीक है। अब आप क्या कर लो, देखो कुछ नहीं करना, मैं एक बात आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करने का। आपको क्या करना है, परसेंटेज इंक्रीज बताना है, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज आपको बताना है, परसेंटेज इंक्रीज बताना आपको। तो आपको क्या करना होगा, Q2 अपन Q1 इंटू 100 करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको ऐसे कर सकते हो कि Q2 अपन Q1 माइनस 1 इंटू 100 कर सकते हो, ठीक है। अब एक बात समझो, अब अपने ये रिलेशन अगर निकाल लिया, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y की पावर 5/3, इसका मतलब अब y तो कांस्टेंट रहेगा। हमने क्या किया, y को 1.15 कर दिया। अगर y को 1.15 कर दिया तो ये y की पावर जो 5/3 बचेगा, ये यहाँ पे कैंसिल आउट होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, सीधे हम क्या करेंगे, 1.15 का 1.15 की पावर क्या करेंगे, 5/3 कर लो, देखना 1.15 की पावर 5/3 कर लो, ठीक है। ये आएगा 1.2623, ठीक है, 1.2623 आएगा। अब यहाँ पे अगर इसको 1.2623 पुट करो, 1.2623 माइनस 1 इंटू 100 करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 26.23, ठीक है। देखो इस तरीके से क्यों करना है, एक बात समझो, ठीक है। अगर आपके पास कैलसी है, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल ऐसे कर सकते हो, बस आप कुछ मत देखो, ये सारी चीज़ें हटाओ, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप इरेज करो। अब मैं वो सिंपल एक बात बताता हूँ कि आपसे ये बोला जा रहा है कि ये जो वाई है ना, अभी ये जो वाई है वो इंक्रीज कर रहा है 15% से। तो हमने ये बोला कि जो क्यू हो रहा है, ये क्यू क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 5/3 हो रहा है। अगर ये क्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 5/3 है, तो अगर हमने वाई को 15% से इंक्रीज करवाया, इसका मतलब हम ये मान लें जो पहला वाई है वो 1 है, तो आफ्टर द इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, y2 जो होगा वो कितना होगा, 1.15 होगा। तो आप एक काम कर लो, 1.15 की पावर 5/3 कर लो, ठीक है। वो आपका कितना आएगा, 1.2623, ठीक है। आप क्या करो, 1 पॉइंट किसका ये है, किसका 1.15 की पावर 5/3। अब आपने जब 1.15 की पावर 5/3 किया, 1 से हमने बढ़ा के 1.15 कर दिया, इसका जब पावर करो 5/3 तो ये वैल्यू इतना निकल गया। तो आप बस डेसिमल के बाद वाला डिजिट है आप उसको काउंट कर लो, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। तो ये जो 26.23 आ रहा है ना, ये जो कितना रहा 0.2623, ये इतना इंक्रीमेंट है। अगर इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 26.23% इंक्रीमेंट हो गया ना। यानी कि आपको अगर इंक्रीमेंट बताना है तो बस ये देख लो कि 1 के आगे जो डेसिमल वाला पॉइंट आ रहा है ना, जैसे पॉइंट कितना आ रहा है, 2623 आ रहा है, तो इंक्रीमेंट कितना हो गया, 1 से ज़्यादा कितना है, 1 से ज़्यादा 0.2623 आया। तो परसेंटेज में अगर यही बात बताना, क्योंकि 1 के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो परसेंटेज में 26.23 होगा। सिंपल कैलकुलेशन यही करना है यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो दूसरा मेथड आप सबको पता होगा वो इस तरीके से कर सकते हो कि आप क्या करते हो, इसको डिफरेंशिएट कर लो। आपने एक बार y की अगर एक बार आपने q का रिलेशन निकाल लिया y के टर्म में, तो आप इसको डिफरेंशिएट करके इस तरीके से भी कर सकते हो। बट एक बार ध्यान देना, यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि अगर अभी आपने चेक किया होगा, ठीक है, अगर आपने अभी चेक किया होगा कि आपका आंसर उस तरीके से कितना आ रहा था, 26.23 आ रहा था, और अगर आपने इस डिफरेंशिएशन वाले मेथड से किया, ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो, देखो ये आपको मेथड पता होगा, 5/3 dy हो जाएगा, dy हो जाएगा, यहाँ से 25% आएगा, ठीक है। अब बात ये आती है, सर एक्यूरेट कौन है, 26.23% एक्यूरेट आंसर है या फिर 25% आंसर, क्योंकि हम तो आज तक इसी तरीके से करते हैं। तो दोस्तों ये अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे हम जो यूज करते हैं ना डिफरेंशिएशन वाले मेथड में, ये अप्रॉक्सीमेट मेथड है, ठीक है। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं देता है, ये अप्रॉक्स आंसर देता है। तो 25 ये एग्जैक्ट आंसर नहीं, एग्जैक्ट आंसर आपका 26.23 है जो हमने वहां से निकाला था, ठीक है। ये जो डिफरेंशिएशन वाला मेथड है, ये एक अप्रॉक्सीमेशन मेथड है, ये हम वहां पे यूज करते हैं जब आपके पास कैलसी नहीं हो, ठीक है। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आपके पास तो फिर आप 1.15 की पावर 5/3 कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। उस केस में आप ये अप्रॉक्सीमेशन मतलब ये वाला डिफरेंशिएशन वाला मेथड यूज करके क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। बट अगर आपके पास कैलसी है तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, ये वाला फॉर्मूला क्या करो, यूज करो, क्योंकि गेट में अगर यही NIT टाइप क्वेश्चन दे दिया तो हो सकता है कि 25% आंसर गलत हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है एग्जाम में, वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरी बात, मैं यहाँ पे अभी अपना ये
कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आपको जो यूज करना है टेस्ट में, यहाँ का जो वर्चुअल कैलकुलेटर है आपको वही कैलकुलेटर यूज करना है, क्योंकि आप समझ जाओ कि आपको एग्जाम में वर्चुअल कैलकुलेटर ही मिलेगा, तो आपको उसकी भी प्रैक्टिस पहले से करके जानी पड़ेगी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अ प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम सेक्शन हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। आपसे क्या दिया, प्री स्ट्रेस का क्वेश्चन है, पूछा गया ये सारी चीजें दी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया, वाई बॉटम वाई टॉप कैन बी डिटरमाइंड एज फॉलोज इफ द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इज अप्लाइड टू दिस बीम विद एन एसेंट्रिसिटी ई टू अचीव जीरो स्ट्रेस। क्या बोला जाए, जीरो स्ट्रेस बोला जा रहा है, कहाँ पे, टू अचीव जीरो स्ट्रेस एट द टॉप फाइबर देन द वैल्यू ऑफ इज ई गिवन बाई। आपसे बोला जा रहा है ना कि सर एक प्री स्ट्रेस्ड बीम है, उसके बारे में उसकी ये सारी प्रॉपर्टीज गिवन है, आपको बता, आपको कंडीशन ये दिया गया कि उसके टॉप फाइबर पे, बीम के टॉप फाइबर पे जो स्ट्रेस है, क्या है जो स्ट्रेस, वो कितना स्ट्रेस जीरो हो रहा है। तो आपको बताना है क्या कि हाँ एसेंट्रिसिटी कितने, एसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू बतानी है। देखो सिंपल सवाल है, आप इस बात को इस तरीके से समझना कि हमसे क्या बोला जा रहा है कि आपके पास एक बीम है, ठीक है। हम ये मान लेते हैं मेरे पास एक बीम है, ठीक है। अब इस बीम का मैं मान लो ये विड्थ भी है, ठीक है। अभी विड्थ की जरूरत भी नहीं है, बट समझना इस बात को कि अगर हम इसका न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ठीक है। अच्छा इस बात को थोड़ा सा एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे समझ लेना, ठीक है। एक छोटी सी बात यहाँ पे समझना इस क्वेश्चन के लिए, आई थिंक आप सबको पता भी होगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको मान लेते हैं कि ये आपके पास बीम है, ठीक है। ये आपके पास बीम है, ठीक है। ये आपके पास बीम है और ठीक है। देखो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, वो एक बेसिक सी बात है, जल्दी से आप देख लेना इस चीज़ को कि मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे कोई फोर्स पी लग रहा होगा, ठीक है। तो इस पी की वजह से इस पे जो कुछ कंप्रेसिव फोर्स आएगा, मान लेते हैं कंप्रेसिव फोर्स पी अपन ए है, ठीक है। आपसे ये बोला जा रहा है कि इस कंप्रेसिव फोर्स तो पी अपन ए, तो कंफर्म ये पी अपन ए आएगा, ड्यू टू द एक्सियल लोडिंग ये कंप्रेसिव फोर्स पी अपन ए आएगा। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि सर आपको एसेंट्रिसिटी बतानी है। अगर आपको एसेंट्रिसिटी बतानी मतलब आपको ये नहीं पता जो एसेंट्रिक लोडिंग है, जो एसेंट्रिसिटी ई होगा वो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर होगा या फिर न्यूट्रल एक्सिस के नीचे होगा। ये बात आपको क्वेश्चन से इस तरीके से पता चल रहा है ना कि आपको बोला जा रहा है कि टॉप फाइबर पे स्ट्रेस जीरो आ रहा है। अगर टॉप फाइबर पे स्ट्रेस जीरो आ रहा होगा तो आप किस तरीके से लोड अप्लाई करोगे, लोड का जो पोजीशन होगा वो कहाँ पे रखोगे कि टॉप फाइबर पे जो मोमेंट की वजह से, जो बेंडिंग मोमेंट की वजह से स्ट्रेस आए वो पॉजिटिव आए। जैसे यहाँ पे देखो क्या ये कंप्रेसिव आ रहा है नेगेटिव नेचर में, इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे आपको पॉजिटिव स्ट्रेस ही चाहिए, ठीक है। ये कंफर्म है, क्योंकि ये वैल्यू कितना होता है m/i/i। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये पता है कि आपको यहाँ पे स्ट्रेस जीरो चाहिए, देखो ये फाइनल कंडीशन आपको ये चाहिए, ठीक है। फाइनल कंडीशन आपको ये चाहिए। अगर यहाँ पे स्ट्रेस क्या होना चाहिए, स्ट्रेस अगर यहाँ पे जीरो होना चाहिए, इसका मतलब ये होगा कि अगर ये निगेटिव तो आपको पता है पी अपन ए तो आना ही आना है। अगर पी अपन ए आना है तो इसका मतलब m/i/i, यानी कि बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो स्ट्रेस आ रहा होगा टॉप फाइबर पे क्या होना चाहिए, टेंसाइल इन नेचर होना चाहिए। अगर टेंसाइल इन नेचर होना चाहिए मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब बात समझो ये पॉजिटिव कब होगा, अगर आपका लोड ऊपर लगेगा तो पॉजिटिव हो, या फिर अगर आपका लोड नीचे लगेगा तो पॉजिटिव होगा। इस बात को समझने के लिए आप इसको इस तरीके से समझो। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास एक बीम ये है, ठीक है, और एक बीम ये है, समझना, और ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है। अब आपके पास दो कंडीशन है, ठीक है, कि अगर आपके पास अगर लोडिंग ये हुआ ना तो बीम किस तरीके से बेंड करेगा, और अगर आपका लोड न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर लग रहा है तो बीम किस तरीके से बेंड करेगा। ये एसेंट्रिसिटी ई है, और मैं ये मानता हूँ कि ये एसेंट्रिसिटी ई है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि अगर आपको लोडिंग ऊपर की तरफ लग रहा है, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर लग रहा है प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, तो किस तरीके से बीम बेंड करेगा, और या फिर अगर नीचे लग रहा है तो किस तरीके से बेंड करेगा। अगर ऊपर की तरफ लोड लग रहा है तो ये बेंडिंग कुछ इस तरीके से होगी, जो बीम बेंड करेगा वो इस तरीके से बेंड करेगा, ठीक है। और अगर इस वाले केस में जो बीम की बेंडिंग होगी वो इस तरीके से होगी, नीचे की तरफ होगी, ठीक है, वो इस तरीके से बेंड करेगा। अगर ये बात पता है तो इसका मतलब इस वाले केस में ऊपर टेंशन नीचे कंप्रेशन आएगा, यहाँ पे ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन आएगा, ठीक है।
बात यही तो था कि सर आपको ये पता है कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव लाना है, यहाँ पे अगर टेंसाइल स्ट्रेस लाना है, तो आपका लोड का जो लोकेशन होगा, जो इसेंट्रिसिटी होगा, वो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर होगा या फिर न्यूट्रल एक्सिस से नीचे होगा। तो इस बात को समझने के लिए आप ये समझ जाओ कि अगर न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर लोड लगा, ठीक है, तो ये वाला डिफ्लेक्शन, ये वाला डिफ्लेक्टेड सेप होगा। अगर डिफ्लेक्टेड सेप ये होगा यानी कि ऊपर कंप्रेशन आएगा, तो फिर यहाँ पे कंप्रेशन आया था, तो कंप्रेशन ऐड होता, फिर यहाँ पे जीरो कभी नहीं बन पाता। इसका मतलब आपको लोडिंग कंडीशन ये रखना है, मतलब इसेंट्रिसिटी ई क्या रखना है, नीचे रखना है। अगर आप इसेंट्रिसिटी लोड को क्या करोगे, ई नीचे होगा, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे लोड लगेगा, यानी कि आपको जो इसेंट्रिसिटी होगा वो ई वाला होगा। ई यहाँ पे ये होना चाहिए, ठीक है, ई यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। तो आपके पास इस केस में आपके पास अगर जो पी है इसेंट्रिसिटी ई, ये इसेंट्रिसिटी ई है, ठीक है, यहाँ पे अगर पी लोड अगर यहाँ पे लग रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, बेसिक बात, इसको आप ध्यान रखना। बट मैं यहाँ पे आता हूँ सीधे कि आपसे यहाँ पे सिंपल क्या पूछा गया, आपसे सिंपल पूछा गया कि अगर सिग्मा टी टॉप फाइबर पे अगर जीरो रखना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पी अपॉन ए किसके बराबर होना चाहिए, एम अपॉन आई इंटू आई के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और पी अपॉन ए, इसको एम को लिख सकते हो पी इंटू ई इंटू वाई अपॉन आई, पी कैंसिल कर दो, तो 1 अपॉन ए किसके बराबर हो जाएगा, ई इंटू वाई अपॉन आई के, यहाँ से ई निकाल सकते हो कितना, ई की वैल्यू कितना हो जाएगा, आई अपॉन ए इंटू वाई से, ठीक है। क्या करो, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। आपको सब कुछ गिवन है, यहाँ पे आई की वैल्यू गिवन है, आई आप इतना पुट कर दो, ठीक है। और एरिया गिवन है आपको, और टॉप फाइबर का डिस्टेंस गिवन है कहाँ पे, न्यूट्रल एक्सिस से। टॉप फाइबर का डिस्टेंस गिवन है कहाँ से, न्यूट्रल एक्सिस से। तो ई इक्वल टू आई अपॉन ए इंटू वाई से क्या कर सकते हो आप, ये फॉर्मूला यूज करो और यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। इस एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं है। बट एक बात थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन में ये चीज़ यूज हो जाएगा कि अगर आपको पता होगा कि बीम का डिफ्लेक्टेड शेप कैसे होगा, तो आप पहले से ये डिसाइड कर पाओगे क्योंकि जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होगी, ई की जो वैल्यू होगी, वो ऊपर होगा या नीचे होगा, ठीक है। ये चीज़ आप पहले से डिसाइड कर पाओगे। तो आप इसको देख लो, ठीक है, यही सेम चीज़। बाकी तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस आपको ये एक काम करना है, पी अपॉन ए किसके बराबर होगा, एम अपॉन आई इंटू आई के, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या पढ़ना क्या है, अ फोर्स ऑफ एफ इक्वल टू 10 प्लस 0.5 इंटू एक्स एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल्स इन द एक्स डायरेक्शन वेयर एफ इज इन न्यूटन एंड एक्स इन मीटर, द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट वाई। आपसे ये बोला जा रहा है कि आप बता दो वर्क डन बता दो किसकी, इस फोर्स की वजह से, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, 0 से लेकर 2 मीटर है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपको कितना, 0 से डिस्प्लेसमेंट आपका 0 से 2 मीटर है, ठीक है। आपसे वर्कडन पूछा गया, वर्कडन आपने बचपन से पढ़ा रखा होगा कि W कितना होता है, W होता है F इंटू डी, ठीक है, F इंटू डी। बट अभी क्या है कि जो F क्या है, इस X का डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। अगर क्या है, अगर जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, तो अब यही जो फार्मूला होगा वो चेंज होगा, क्या हो जाएगा, यह जो फार्मूला चेंज होगा क्या हो जाएगा, आप इंटीग्रेट कर लो कि Fx इंटू डी एक्स कर लो, ठीक है, Fx इंटू डी एक्स कर लो, और ये कितना हो जाएगा, चलो f इंटू डी एक्स कर लो, और x वैल्यू कितना, x वैल्यू 0 से कितना है, 0 से 2 है। सिंपल सवाल है, पुट कर दो, f की वैल्यू कितना आपके पास, 10 प्लस 0.5 इंटू एक्स इंटू डी एक्स, राइट। यहाँ पे x कितना जाएगा 0, यहाँ पे x कितना जाएगा 2। आप इसको सॉल्व कर लो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे कितना जाएगा, w की वैल्यू कितना जाएगा, ये 10 इंटू एक्स हो जाएगा, और ये कितना जाएगा 0.5 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 0 से 2। बस x की वैल्यू पुट कर दो, 10 इंटू 2 20 प्लस 0.5 इंटू 4 अपॉन 2, ये कितना जाएगा, ये 20 प्लस 121, ठीक है, 21 का जगह आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो गेट में क्या है ना, एक नंबर वाले क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछते हैं, ठीक है। अगर आपके पास आपने एक बार अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो गेट के जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल है। अगर आपने एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो इसको आप आसानी से अटेंड कर सकते हो। वर्क डन पूछा गया था, कुछ नहीं करना है, एफ इंटू डी एक्स करना है, और एफ को क्या करना है, डी एक्स रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर 2 के लिए, ठीक है। वैल्यू आ जाएगी कितना, 21 जूल, ठीक है। तो ये पास हो जाएगा, आपके पास वैल्यू कितना जाएगा, 21 जूल हो जाएगा इसका आंसर, राइट। तो ये सिंपल सा बात है, इंटीग्रेशन ही केवल करना है इसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है कि एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, पढ़ लो एक बार क्या है, ठीक है। एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, एक बार पढ़ना क्या है कि अ स्लज हैड 200 मीटर क्यूब वॉल्यूम व्हेन इट्स मॉइस्चर कंटेंट वाज 95%, व्हाट वुड बी इट्स वॉल्यूम इफ द मॉइस्चर कंटेंट चेंज टू 90%। आपसे ये बोला जा रहा है कि जो स्लज है ना 90% जब उसका मॉइस्चर कंटेंट है तो उस टाइम पे वॉल्यूम कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है 200 मीटर क्यूब है।
अब इस स्लज का जो वाटर कंटेंट है वो चेंज करके कितना कर दिया जा रहा है, 90% कर दिया जा रहा है। तो उस टाइम पे उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, ठीक है। आपको वॉल्यूम बताना है जब आपका वाटर कंटेंट चेंज करके डिक्रीज करके कितना कर दिया जा रहा है, 90% कर दिया जा रहा है। तो आप इस चीज़ को समझना। अगर आपको पता होगा फॉर्मूला कितना होगा, v इंटू वन माइनस पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, V2 इंटू वन माइनस P2, राइट। जहाँ पे P1 और P2 क्या मॉइस्चर कंटेंट है और V1 क्या है, P1 मॉइस्चर कंटेंट पे वॉल्यूम है किसका, स्लज का, और V2 क्या है, P2 मॉइस्चर कंटेंट पे क्या स्लज का वॉल्यूम है। तो आप V1 कितना करो, 200 इंटू वन माइनस P1 करो, या फिर क्या कर दो 100, अगर परसेंटेज में, अगर इसमें परसेंटेज में पुट करना है तो 100 माइनस P1 और 100 माइनस P2 कर दो, ठीक है। इसी फॉर्मूले में अगर आपको परसेंटेज में पुट करना है 100 माइनस P1, अगर P1 और P2 की वैल्यू आप परसेंटेज में पुट कर रहे हो तो क्या कर दो 100 माइनस P2 कर दो। देखो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये एक फैक्टर है। यहाँ पे अगर आप 100 माइनस P1 कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपको 100 माइनस P2 करना पड़ेगा अगर आप परसेंटेज में वैल्यू पुट कर रहे हो। तो 200 इंटू 100 माइनस P1 ये कितना है, 95%, ये 5% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे V2 कितना है, V2 आपको बताना है, और कितना 100 माइनस P2 ये कितना जाएगा, 10 हो जाएगा। 100 माइनस 90 कितना जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ से V2 को कितना आएगी, यहाँ से V2 को कितना जाएगा, 200 अपन ये कितना परसेंट हो गया, 100 माइनस P2 5, ठीक है। हाँ ठीक है, ये आ जाएगा 100, ठीक है। 100 क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया, ये 100 मीटर क्यूब हो जाएगा। सिंपल सवाल है, आपको तो इसको देख के समझ में आना चाहिए। तो कुछ नहीं करना, आपको ये समझना चाहिए था कि अगर ये मॉइस्चर कंटेंट 95% दिया गया है, ठीक है। अगर ये मॉइस्चर कंटेंट 95% दिया गया, इसका मतलब इसमें क्या सॉलिड का कंटेंट कितना है, 1 माइनस P1, यानी कि 100 माइनस P1% है। परसेंटेज में अगर देखो तो 100 माइनस P1% है। तो ये कुछ नहीं है, ये सॉलिड का कंटेंट है। ये मॉइस्चर कंटेंट 95% हो गया, स्लज सॉलिड कंटेंट कितना होगा, 100 माइनस P1 होगा। तो आप सीधे पुट करना 200, आपको क्या करना है, मॉइस्चर कंटेंट अगर 95% दिया गया, स्लज सॉलिड कंटेंट कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो 200 इंटू 5 करना है, वहाँ पे कितना करना होगा, V2 आपको बताना है, और वहाँ पे कितना जाएगा, 90% है। तो स्लज कंटेंट कितना हो जाएगा, स्लज का जो सॉलिड कंटेंट होगा वो 10% होगा। तो यहाँ पे आप सीधे निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को, यहाँ से इतना करना है आपको, ठीक है। तो आपको बस इतना करना है, ठीक है। चेक करना है, इसका आंसर चेक कर लो, इसी तरीके से करना है, कितना 100 हो जाएगा इसका, ये सिंपल है, ठीक है। V1 इंटू 100 माइनस P1 इक्वल टू V2 इंटू 100 माइनस P2, सिंपल सवाल है। स्ट्रक्चर एनालिसिस ट्रस का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रस का सवाल है, आपको बताना है कि इसमें चेक करना, आपको बताना है मेंबर इन IH मेंबर में आपको क्या बताना है, एक्सियल फोर्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। IH मेंबर में आपको फोर्स निकालना है कि एक्सियल फोर्स कितना होगा IH मेंबर में, ठीक है। अब तो देखना IH मेंबर है क्या, IH मेंबर आपके पास ये आपके पास IH मेंबर है, ठीक है। ये आपके पास IH मेंबर है, ठीक है। ये आपके पास IH मेंबर में आपको क्या बताना है, फोर्स की वैल्यू बताना है। तो आप एक बात समझो, जब कभी भी आपको किसी भी ट्रस में, ठीक है, किसी भी ट्रस में किसी एक सिंगल मेंबर में या फिर किसी एक या दो कम मेंबर में अगर फोर्सेस बताना तो आप हमेशा सेक्शन मेथड को फॉलो करो, ठीक है। आपके पास देखो, आपके पास जो ट्रसेस है, ट्रस के जो मेंबर फोर्स निकालने के लिए आपके पास दो मेथड है, एक तो ज्वाइंट मेथड है, दूसरा सेक्शन मेथड है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि सर ज्वाइंट मेथड कब अप्लाई करना है, सेक्शन मेथड कब अप्लाई करना है, जब आपको ट्रस के सारे मेंबर में फोर्स एनालिसिस करना, फोर्स की एनालिसिस करना है, यानी कि ट्रस के सारे मेंबर में फोर्स निकालना है, तो आप जाओ ज्वाइंट मेथड के लिए, फिर आपको ज्वाइंट मेथड सिंपल पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ट्रस के किसी एक मेंबर में या कम नंबर ऑफ मेंबर में अगर आपको फोर्स निकालना है तो फिर आप जाओ कहाँ पे, सेक्शन मेथड में, ठीक है। और सेक्शन मेथड में करना क्या है, सेक्शन मेथड में आपको सबसे पहला काम यह करना है कि एक सेक्शन इस तरीके से कट करो जो उस मेंबर से पास करे जहाँ पे आपको क्या निकालना है, कि जहाँ पे आपको जिस मेंबर में आपको फोर्स निकालना था, अगर फोर्स आपको IH मेंबर में निकालना तब सेक्शन कुछ इस तरीके से कट लो, एक सेक्शन ऐसे कट कर लो, ठीक है। अगर आप सेक्शन इस तरीके से कट कर लिए, ठीक है, देखो दो तीन चीज़ें देख लो कि सेक्शन मेथड में सबसे पहला बात ये है ना कि आप ये चेक कर लो कि सेक्शन इस तरीके से कट करना है, ठीक है, जो उस मेंबर से पास करे जिस मेंबर में आपको क्या करना है, फोर्स निकालना है, पहला बात। दूसरा बात ये हो गया ना कि सेक्शन इस तरीके से कट करो कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर कट करे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मेंबर ही कट करना चाहिए, ठीक है। 3 से ज़्यादा मेंबर कट नहीं करना चाहिए। 3 से ज़्यादा मेंबर का अगर कट हुआ तो कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी हो जाएगा, फिर आप कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप सेक्शन इस तरीके से कट करना है कि मैक्सिमम 3 मेंबर ही कट होने चाहिए, ठीक है। सबसे लास्ट में आपको ये करना है कि आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम
मेंबर आपने एक बार सेक्शन कट कर लिया तो सेक्शन के या तो राइट साइड के पोर्शन का इक्विलिब्रियम ले लो या फिर सेक्शन के लेफ्ट साइड के पोर्शन का इक्विलिब्रियम ले लो, ठीक है। और इक्विलिब्रियम लेने के बाद आप अगर आपको या तो डायरेक्टली केवल Fx Fy की हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रिएक्शन में फोर्स का इक्विलिब्रियम निकाल सकते हो, फिर अगर मोमेंट इक्विलिब्रियम लेना पड़ा तो आप हमेशा मोमेंट उस पॉइंट के अराउंड, मोमेंट इक्विलिब्रियम हमेशा उस पॉइंट के अराउंड लो जिस पॉइंट के अराउंड मैक्सिमम फोर्स की वजह से जो मोमेंट है वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो बात। जब आप किसी भी लेफ्ट पोर्शन या फिर राइट पोर्शन का इक्विलिब्रियम कंसीडर कर रहे हो उस टाइप पे अगर आपको मोमेंट इक्विलिब्रियम लेना पड़ा तो मोमेंट इक्विलिब्रियम में मोमेंट उस पॉइंट के अबाउट लो जिस पॉइंट के अबाउट मैक्सिमम फोर्स की वजह से जो मोमेंट वो क्या हो जाए जीरो हो जाए। तो देखो इसमें ये है सिंपल सी सवाल में आते हैं। सवाल आपका ये है कि अगर आपने मेंबर आपके पास ये, ठीक है, ये आपके पास मेंबर है तो यहाँ पे आपको IH मेंबर में क्या करना है, IH मेंबर में आपको फोर्स निकालना है। तो हमने मेंबर कुछ इस तरीके से कट कर लिया, ठीक है। अगर आपने मेंबर ये वाला सेक्शन हमने 1-1 सेक्शन कट किया, ठीक है। अब आप इस 1-1 सेक्शन के आप या तो फिर राइट साइड का जो FBD कंसीडर कर लो या फिर लेफ्ट साइड का LHS का FBD कंसीडर कर लो, ठीक है। देखो राइट साइड का नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि अगर आप राइट साइड का FBD कंसीडर करोगे तो आपको ये रिएक्शन निकालने पड़ जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड में कोई रिएक्शन नहीं है तो आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड का FBD कंसीडर कर लो, ठीक है। और अगर आप एक बार लेफ्ट साइड का FBD कंसीडर किए, ठीक है, अगर आप लेफ्ट साइड का FBD कंसीडर करोगे तो एक बात समझना कि मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे जो फोर्स आएगा, यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसमें फोर्स ये कंसीडर कर लो और इस जॉइंट में फोर्स ये है, इस मेंबर में फोर्स ऐसे कंसीडर कर लो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इस जो लेफ्ट वाले पोर्शन का है, ठीक है, आप एक बार कंसीडर करो कि आपको अलग से FBD बनाने की जरूरत नहीं, आप इसी डायग्राम में चेक करो कि जब आप ये जो इस सेक्शन के लेफ्ट वाला पोर्शन है, ठीक है, इस लेफ्ट वाले पोर्शन की वजह, इस लेफ्ट वाले पोर्शन का पॉइंट E के अबाउट अगर हम इक्विलिब्रियम ले लें, किसके अबाउट, पॉइंट E के अबाउट अगर हम मोमेंट इक्विलिब्रियम लें, ठीक है, मोमेंट इक्विलिब्रियम ले तो आपको क्या दिखेगा कि इस फोर्स FD की वजह से मोमेंट जीरो होगा और फोर्स IF की वजह से मोमेंट जीरो होगा। तो बस एक अननोन बचेगा, फोर्स FIH, ठीक है। तो आप मोमेंट क्या कर दो, समेशन ऑफ M अबाउट F क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, किसका, लेफ्ट पोर्शन का, ठीक है। तो अब लेफ्ट पोर्शन का मोमेंट पॉइंट ये E पॉइंट है, ठीक है, E पॉइंट के बाद मोमेंट जीरो कराओ तो ये 100 कितना जाएगा, 100 इंटू कितना, ये 5 है तो 100 इंटू 5 का क्लॉकवाइज, ठीक है, 100 इंटू 5 का क्लॉकवाइज जाएगा। उसके बाद चेक करना ये 50 किलो न्यूटन है और ये डिस्टेंस कितना होगा, 8 मीटर हो गया, ठीक है, ये डिस्टेंस 8 मीटर हो गया। तो 50 इंटू 8 और ये क्या देगा, ये एंटी क्लॉकवाइज देगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज देगा तो माइनस हो गया 50 इंटू 8 का माइनस, ठीक है। ये 100 का क्लॉक देगा, 50 का एंटी क्लॉक नहीं, हाँ सॉरी, ये 100 का क्लॉक देगा और 50 का एंटी क्लॉक देगा। ये डिस्टेंस आप चेक करो। अब इसकी वजह से आप मोमेंट देख लो कि इसकी वजह से मोमेंट क्या होगा, ये क्या देगा, ये भी क्या देगा, आपको एंटी क्लॉकवाइज देगा, ठीक है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज देगा तो माइनस FIH इंटू 8। बस आपको करना है इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये कितना हो गया, नहीं ये कितना हो गया, FIH इंटू 5 हो गया ना, इंटू 5, राइट। ये 5 कैंसिल कर लो तो ये 100 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा इक्वल टू FIH, ठीक है। ये कितना जाएगा 20, ये 20 किलो न्यूटन हो गया, कितना 20 किलो न्यूटन। FIH की वैल्यू हो जाएगा कितना, 20 किलो न्यूटन। आप ये चेक कर सकते हो FIH कितना बचेगा, 20 किलो न्यूटन। अब आपको अगर यहाँ पे क्या चेक करना है, डायरेक्शन चेक करना, नेचर फोर्स की नेचर चेक करना है। तो आप देखो इस जॉइंट पे जो फोर्स, अगर इस मोमेंट अगर जॉइंट पे I जॉइंट पे हमने फोर्स किधर कंसिडर करा, इधर कंसिडर करा, ठीक है। तो जो मेंबर IH होगा, मेंबर IH में जो फोर्स होगा वो किधर हो जाएगा, ये फोर्स का नेचर होगा, ठीक है। यानी कि जो फोर्स होगा क्या होगा, टेंसाइल होगा, टेंसाइल इन नेचर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 किलो न्यूटन, ठीक है, 20 किलो न्यूटन टेंसाइल इन नेचर, ठीक है। ये सवाल इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सवाल, इसको भी एक बार चेक कर लेना आप जल्दी से। 20 किलो न्यूटन टेंसाइल होगा, ठीक है। आपको देखो आप, अच्छा हमने सेक्शन ऐसे कट किया था, ठीक है, सेक्शन हमने ऐसे कट किया था और यहाँ पे जो सेक्शन कट है वो कैसे, यहाँ पे सेक्शन इस तरीके से कट किया गया था। आप ऐसे कट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कट कर लो। आपने ऐसे कट कर लिया तो फिर वापस से क्या किया, मोमेंट E के अबाउट नहीं, पॉइंट E के अबाउट क्या कर लिया, मोमेंट जीरो कर दिया। आपका आंसर देखो सेम आएगा, आंसर आपके सेम आने हैं। बस आप ये ध्यान दो कि सेक्शन कुछ इस तरीके से कट करो कि मैक्सिमम फोर्स की वजह से किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट जीरो हो जाए, ताकि उस पॉइंट के अबाउट क्या करता हूँ, मोमेंट इक्विलिब्रियम आप ले पाओ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से, ठीक है। ये देखो CPM पार्ट का क्वेश्चन है। आपसे बोला जा रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इवेंट्स डू नॉट लाई ऑन द क्रिटिकल पाथ। आपको ये टेबल देख के बताना कि इसमें से कौन सा इवेंट, ठीक है, कौन सा इवेंट है ऐसा जो क्रिटिकल पाथ पे लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसा इवेंट बताना है जो क्रिटिकल पाथ पे लाई नहीं करना, आप नहीं कर रहा तो आप एक बार वो डायग्राम बना लो, ठीक है।
तो आप देखो एक्टिविटी 1-2 की बात करें, अगर आप एक्टिविटी 1-2 की बात करो तो आप इवेंट कंसिडर करो 1 और यहाँ पे एक इवेंट कंसिडर करो 2, ठीक है। एक्टिविटी 1-2 की बात करें इसका मतलब एक इवेंट 1 होगा और दूसरा इवेंट क्या होगा 2 होगा। दूसरी एक्टिविटी है क्या 1 से 3, अगर दूसरी एक्टिविटी 1 से 3 तो एक इवेंट आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से 4 है तो 2 से 4 यहाँ पे ये 4 हो गया। फिर कितना 3 से 5 है, ये 3 से 5 हो गया और क्या हो गया 4 से 6, 4 से 6 हो गया ये और 5 से 6 हो गया, राइट। ये हो गया 5 से 6 और आपके पास दे दिया टी की वैल्यू गिवन है तो टी कितना हो गया यहाँ पे 8 हो गया। ये कितना है 1 से 3 कितना 3.17 है, 3.17 है, ठीक है। और 2 से 4 कितना है 2.17 है, 3 से 5 10 है, 4 से 6 4 है और ये कितना है ये वैल्यू 6.17 है। दिस वैल्यू इज 6.17। अब देखो आपको ये पता ना, सबसे पहले आप ये देख लो क्रिटिकल पाथ क्या होता है। तो क्रिटिकल पाथ होता है टाइम वाइज लॉन्गेस्ट पाथ, ठीक है। टाइम वाइज लॉन्गेस्ट पाथ को हम क्या बोलते हैं क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। तो आप चेक कर लो कि आपके पास 2 पाथ है। पहला पाथ तो आपके पास ये कि एक तो 1 2 4 और 6 और जो दूसरा पाथ है वो कितना 1 3 और 5 6, आपके पास 2 ही पाथ है, ठीक है। और टाइम वाइज लॉन्गेस्ट पाथ को हम क्या बोलते हैं, जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है वही क्या होता है नेटवर्क का क्या होता है वो हो जाता है क्रिटिकल पाथ, ठीक है। तो आप इसको काउंट कर लो तो ये कितना 8 + 2 10 + 4 14, ये 14.17 हो गया, 14.17 हो गया। और ये अप्रॉक्सीमेट कितना होगा 3 10 3 और 10 13 6 19, ये 19 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ठीक है। ये 19 पॉइंट समथिंग होगा। अगर ये 19 पॉइंट समथिंग होगा इसका मतलब टाइम वाइज लॉन्गेस्ट पाथ क्या हो जाएगा 1 3 1 3 5 6, ये हो जाएगा आपका क्रिटिकल पाथ, ये आपका क्रिटिकल पाथ होगा। अब अगर ये आपका क्रिटिकल पाथ हो गया तो आप चेक कर लो कि इस पाथ पे कौन सा इवेंट लाई नहीं कर रहा है। तो 2 और 4, ये जो 2 और 4 है ये क्रिटिकल पाथ पे लाई नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 और 4। तो ये सिंपल सवाल है कौन सा इवेंट क्रिटिकल पाथ पे लाई नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर चेक कर लो 2 और 4 हो जाएगा, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4। सेम बात है, वही चीज सेम चीज़ यहाँ पे लिखा। ये देखो ये कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपके पास डायरेक्ट टी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अगर आपके पास डायरेक्ट एक्सपेक्टेड टाइम गिवन है तो आपको ये निकालने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। आप डायरेक्ट चेक कर लो कि कौन सा टाइम वाइज लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है। जो टाइम वाइज लॉन्गेस्ट पाथ होगा वही क्या हो जाएगा आपका क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। और आपसे पूछा गया कौन सा इवेंट क्रिटिकल पाथ पे लाई नहीं कर रहा है, तो 2 और 4 क्या होगा क्रिटिकल पाथ पे लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे एक बार आ जाओ। सर्वे का क्वेश्चन है टू डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर एंड 100 मीटर वर एक्यूरेटली मेजर्ड आउट एंड करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट ऑन द स्टॉप बिटवीन द आउटर स्टेडिया वेब्स वर 0.9196 मीटर at the former distance and 0.996 meter at the later. The tachyometric constant और आपसे टैक्योमेट्रिक सर्वे का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बताना है। तो अगर आपको पता होगा जो फार्मूला क्या होता है आपके पास, सिंपल सवाल 2 इक्वेशन 2 अननोन बनेगा डी बराबर KS + C, ठीक है। आपको K और C की वैल्यू बताना है। तो आपसे जो D है डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपके पास कितना है, पहला डिस्टेंस 20 मीटर पे, स्टेडिया इंटरसेप्ट कितना है, स्टेडिया इंटरसेप्ट आपके पास 0.196 है, 0.196 और प्लस C, ठीक है। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन जब डिस्टेंस कितना था 100 मीटर था तो फिर इंटरसेप्ट कितना था, स्टेडिया इंटरसेप्ट कितना था 0.996, ठीक है। K × 0.996 प्लस C, ठीक है। आपके पास 2 इक्वेशन 2 अननोन, दोनों को आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा। K और C की वैल्यू पता चल जाएगी। आप क्या करना है, कुछ नहीं करना, दूसरे से पहले को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा 80 = कितना हो जाएगा ये कितना 0.996 से 0.196 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 0.8 की हो जाएगा। अगर ये 0.8 की होगा तो K की वैल्यू कितना हो जाएगी 100 हो जाएगी, राइट। सिंपल सवाल है, कैल्सियम यूज करना है। K की वैल्यू कितना हो जाएगा 100 होगा। अब इस K की वैल्यू क्या करो, इसमें पुट कर दो पहले इक्वेशन में, पहले या दूसरे किसी में भी कर लो, पहले में कर लो 20 × कितना जाएगा 19.6 प्लस C की वैल्यू कितना जाएगा 0.4, ठीक है। C की वैल्यू कितना जाएगा 0.4, ठीक है। बस अगर आपको टैक्योमेट्रिक इक्वेशन अगर आपको पता है किस तरीके से D + KS + C होता है, ठीक है, तो सिंपल सवाल है, 2 इक्वेशन बनेंगे, 2 अननोन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो 100 एंड 0.4, 100 एंड 0.4, तो इसका आप सोल्यूशन यहाँ पे सेम बात है, चेक कर लो, ठीक है। बढ़िया। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया। इंजीनियरिंग मैथ का क्वेश्चन है, गेट में इसका भी बहुत अच्छा वेटेज है, ठीक है। अगर आप सिविल स्टूडेंट हो तो ये 3 सब्जेक्ट तो 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना चाहिए। मेरा मानना है कि सबसे पहले आप एप्टीट्यूड वाला पोर्शन एक
एक बार उसकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस खूब करके रखिए, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन 12 से 13 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एक बार इसका ज़्यादा वेटेज है। दूसरा अगर मैं सिविल की बात करूँ तो सॉइल मैकेनिक्स ऑन एंड एनवायरनमेंट, इन सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो इन सब्जेक्ट को आप अच्छे से प्रिपेयर करो, इन सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। सिंपल सवाल है, पूछा गया कंसीडर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया, पूछा गया ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है किस करो के लिए, ठीक है। ये जो इक्वेशन है किस करो के लिए, किस टाइप का इक्वेशन है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसको कुछ नहीं करना है, इसको क्या करो, इस इक्वेशन को आप कंपेयर करवा दो किससे, जो स्टैंडर्ड अपने पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। आपके पास जो स्टैंडर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे आप क्या करो, इसको कंपेयर करवा दो। कंपेयर करवाओगे तो आपके पास जो स्टैंडर्ड है क्या है, वो ए डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई प्लस सी डी स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से क्या करो, आप डेल्टा की वैल्यू निकालो। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। ये आपके पास स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट करो। अगर ये डेल्टा क्या, अगर ये डेल्टा जो है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, इसकी वैल्यू अगर लेस देन 0 होगा तो क्या होगा। ग्रेटर देन 0 पे ये हाइपरबोला बनता है, ठीक है, हाइपरबोला बनता है। इस पे क्या बनता है, पैराबोला बनता है, ठीक है। इस पे क्या बनता है, एलिप्स बनता है, ठीक है। देखो अगर आपने चीज़ें नहीं भी पढ़ रखा है तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से ना, कि जितना चीज़ें आपको सामने दिख रहा है एटलीस्ट वो चीज़ें पढ़ लो, ठीक है। हो सकता है कि अगर आपने अभी तक मैथ रिवाइज नहीं किया होगा तो एटलीस्ट केवल ये चीज़ आपको अभी के टाइम पे बस हमको ये पता चल जाए कि डिफरेंशियल इक्वेशन से सवाल अगर आया इस टाइप से तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको स्किप नहीं करना है कि नहीं एक बार मैं मैथ पूरा पढ़ लूँगा उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेंड करूँगा, ये काम आपको नहीं करना है। जितनी बातें आपको सोल्यूशन में दिख रहा है अगर आप समझ पा रहे हो, ठीक है, तो आप उसको कम से कम एटलीस्ट उतना पढ़ते हुए चलो, ठीक है। तो आप इसमें क्या करो, डेल्टा का वैल्यू निकालो, डेल्टा यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे b की वैल्यू कितना, b की वैल्यू यहाँ पे 0 है, a की वैल्यू कितना, a की वैल्यू आपके पास 5 है, ठीक है, a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू कितना आपके पास 6 है। b की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 6 है। आप पुट करो इसमें तो b कितना जाएगा 0 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 5 इंटू 6, तो कितना 6 पंजे 30 4 120 माइनस 120 यानी कि लेस देन 0, और लेस देन 0 पे क्या होगा, एलिप्स हो जाएगा, ठीक है। लेस देन 0 पे क्या हो जाएगा आपके पास इलिप्टिकल शेप यानी कि एलिप्स बन के आएगा। तो चेक करना इसका हो जाएगा आंसर क्या, इक्वेशन क्या हो जाएगा, दिस इक्वेशन इज टाइप ऑफ इलिप्टिकल शेप, ठीक यानी कि एलिप्स, ठीक है। एलिप्स बनेगा ये सेम वही सेम बात है, ठीक है। आपको क्या करना होगा, इसको कंपेयर करवाना होगा अपने पास स्टैंडर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, एन आरसी शॉर्ट कॉलम, आरसीसी का क्वेश्चन है। एन आरसी शॉर्ट कॉलम ऑफ साइज 400 mm एंड 600 mm इज मेड विथ M30 कंक्रीट एंड इज reinforced with 416 mm diameter Fe 415 grade steel. Ignoring the reduction in area of the concrete due to the steel bar, calculate the ultimate axial load carrying capacity of the beam. तो बहुत ही मतलब सवाल तो देखो सिंपल है, ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, बट एक बात जो ध्यान देनी चाहिए आपको ये है ना कि मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि एक बार आप इस चीज़ को चेक कर लो, ठीक है, कि आपके पास दो फार्मूला है, ठीक है। आपके पास जो फार्मूला निकल गया था वो दो निकल गया था। पी यू इक्वल टू आता है 0.4 FC के इंटू ए सी प्लस 0.67 FY इंटू ASC। एक फार्मूला आपके पास ये होता है, दूसरा जो फार्मूला वो किसका, P अल्टीमेट का ये होता है 0.45 FC के इंटू AC प्लस 0.75 इंटू FY इंटू ASC। आपको ये बहुत क्लियर पता होना चाहिए कि किस केस में कौन सा फार्मूला हमको यूज करना है, ठीक है, किस केस में कौन सा फार्मूला हमें यूज करना है, ये बात एकदम क्लियर पता होना चाहिए। क्योंकि अब क्या है ना, एग्जाम में देखो मैक्सिमम क्वेश्चन मैक्सिमम जगह पे आप ये फार्मूला लगाते हो, ठीक है, पहला फार्मूला आप मैक्सिमम जब आप यूज करते हो आपका आंसर निकल जाता है, वही करेक्ट आंसर होता है, आप आगे बढ़ जाते हो, ठीक है। बट आपको ये ध्यान देना कि आपको कंडीशन पता होना चाहिए किस केस में कौन सा फार्मूला आपको यूज करना है। केस क्या है कि ये वाला जब फार्मूला आपको तब यूज करना है कि जब आपको तो शॉर्ट एक्सियली कॉलम तो दोनों है, ये दोनों फार्मूला जो होगा वो आप बता दे रहे हैं कि ये किसके लिए, शॉर्ट एक्सियल लोडेड कॉलम के लिए, ठीक है। तो ये तो दोनों जो फार्मूला वो शॉर्ट एक्सियल लोडेड कॉलम के लिए, लेकिन बट इसमें जो पहला फार्मूला कब यूज होगा, अगर आपके पास ई मिनिमम की वैल्यू लेस देन हो जाए, किसके लेस देन आर
इक्वल टू 0.05 डी के बराबर हो जाए, ठीक है, तो आप पहला फार्मूला यूज करोगे, ठीक है। पहला फार्मूला जो आप यूज करोगे जब ई मिनिमम के वैल्यू कितना हो जाएगा 0.005 डी के बराबर होगा, तो फिर आप पहला फार्मूला यूज करोगे। दूसरा फार्मूला कब यूज करते हैं, इसमें आप 3 केस देखो। पहला केस आपके पास कंसेंट्रिक लोडिंग, कंसेंट्रिक लोडिंग का मतलब हो गया कि आपके को एग्जाम अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है कि ई मिनिमम की वैल्यू जो 0 है, ई मिनिमम क्या आप इसेंट्रिसिटी बोले, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितना 0 है, ई की वैल्यू कितना 0, ई की वैल्यू 0 का मतलब आपके पास जो लोडिंग कंडीशन है वो कंसेंट्रिक लोडिंग है, ना कि इसेंट्रिक लोडिंग, ठीक है। तो होता यह है कि हम जो आइडियल कंप्रेशन मेंबर जब हम डिजाइन करते हैं ना, तो हम लोडिंग कंसीडर को हम मान के चलते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ मिनिमम इसेंट्रिसिटी होता है, उसका अपने पास फार्मूला भी है मिनिमम इसेंट्रिसिटी निकालने का, ठीक है। बट आपके पास आइडियल कंडीशन गिवन है कि जो लोडिंग कंडीशन है वो कंसेंट्रिक लोडिंग है। कंसेंट्रिक लोडिंग का मतलब ये हो गया कि इसेंट्रिसिटी क्या है 0 है। अगर आपको दे दिया कि कंसेंट्रिक लोडिंग कंडीशन है, यानी कि ई की वैल्यू क्या 0 है, तो उस केस में आपको दूसरा फार्मूला यूज करना है। या फिर एक और केस दूसरा कि अगर आप ई मिनिमम फार्मूला से कैलकुलेट करोगे, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 डी हो गया, तो भी आपको दूसरा फार्मूला यूज करना है। तीसरा कंडीशन है अगर आपके पास कंबाइंड लोडिंग है, क्या है कंबाइंड लोडिंग दे दे, कौन सा एक्सियल प्लस बाई एक्सियल मोमेंट, ठीक है, कंबाइंड लोडिंग है, तो फिर आपको क्या करना होगा, तीसरा कंडीशन लगाना होगा। तो तीसरे कंडीशन में जो क्वेश्चन बनता है कभी वो जो ज़्यादा चांसेस है वो अगर कभी भी दे दे कि कंसेंट्रिक लोडिंग कॉलम है, अगर कंसेंट्रिक लोडिंग कॉलम है तो आपको ये दूसरा फार्मूला यूज करना है। अदरवाइज वहाँ पे कहीं भी ये मेंशन हो जाए कि ई मिनिमम या सॉरी एसेंट्रिसिटी क्या 0 है, तो आप चेक करोगे पहला ये वाला फार्मूला, दूसरा वाला। अदरवाइज आपको अगर दे दिया गया है कि कुछ भी नहीं गिवन है, तो आपको एक बार ई मिनिमम कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम ई मिनिमम कैलकुलेट करोगे ना तो 0.05 डी से कम ही आता है, तो सीधे क्वेश्चन पाओ आप, ठीक है। एक बार देखो यहाँ पे अगर हम ई मिनिमम कैलकुलेट करें, ठीक है, अगर एक बार आप ई मिनिमम यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, ई मिनिमम कितना हो गया, ई मिनिमम आपको पता कितना होता है, मैक्सिमम ऑफ कितना L0 अपॉन 500 प्लस BRD अपॉन 30 या फिर 20 mm। इनमें से जो मैक्सिमम होगा वही क्या होगा, ई मिनिमम की वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे L0 गिवन नहीं है, अगर आप ये L0 गिवन नहीं है तो आप इस फार्मूला को यूज नहीं कर सकते इस वाले को, तो आप क्या करोगे, ई मिनिमम कितना कंसीडर करोगे, ई मिनिमम कंसीडर करोगे 20 mm, ठीक है। आप जब ई मिनिमम कंसीडर किए 20 mm, तो अगर आप 0.05 डी की वैल्यू कंसीडर करो, 0.05 डी की वैल्यू कितना 600, ठीक है, 600, ये कितना हो जाएगा, ये 5/100, अच्छे 5-30, ये कितना 30 mm हो गया। तो अब आपके यहाँ पे दिख रहा है कि जो ई मिनिमम की वैल्यू है, ई मिनिमम की वैल्यू है कितना, लेस देन कितना 0.05 डी है। अगर ई मिनिमम की वैल्यू लेस देन 0.05 डी है, तो अब पी यू की जो फार्मूला, पी यू का कौन सा यूज करोगे, पहला वाला फार्मूला यूज करोगे, यानी कि 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC, राइट। ये वाला फार्मूला आपको यूज करना। अगर अब आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे तो यहाँ पे एक चीज आपको मेंशन है कि जो कंक्रीट में स्टील की वजह से जो कंक्रीट में रिडक्शन होगा, यानी कि AC आप क्या पुट करते हैं, AC पुट कर कितना A टोटल माइनस ASC, ठीक है। आपको इस कंक्रीट में जो रिडक्शन होगा इसकी वजह से, स्टील की वजह से इसको निगलेक्ट करना है, जीरो करना है, इसको निगलेक्ट करना है। इसका मतलब ASC किसके बराबर होगा, टोटल एरिया के बराबर हम मान सकते हैं, ठीक है। ASC कितना मान सकते हैं, टोटल एरिया के बराबर मान सकते हैं। तो PU की जो वैल्यू होगी, PU कितना होगा 0.45 इंटू FCK आपको गिवन हो कितना, FCK आपको 30 गिवन है, इंटू ASC गिवन है, ASC कितना गिवन है आपके पास है 400 इंटू 600, 400, क्योंकि आपको क्या करना है कि जो रेनफोर्समेंट की वजह से रिडक्शन आएगा उसको कंसीडर नहीं करना है। तो आपके पास हो जाएगा 0.67 इंटू FY कितना 415, 415 इंटू एरिया ऑफ स्टील कितना हो गया, एरिया ऑफ स्टील 4 इंटू π/4 इंटू 16 का स्क्वायर हो गया, राइट, इंटू 16 का स्क्वायर हो गया। आप क्या करोगे, इसको कैलकुलेट कर लो। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, कर लेते एक बार कैलकुलेट, कितना होगा 0.45 इंटू 30 इंटू 400 इंटू राइट 600 प्लस 0.67 इंटू 415 इंटू ये 4 कैंसिल होगा इंटू पाई इंटू कितना 16 का स्क्वायर, राइट। तो ये कितना गया 3463621 न्यूटन, ये न्यूटन में आएगा, तो आप इसको किलो न्यूटन में कंसिडर करोगे तो कितना होगा 3103, ठीक है, राइट। आप ये क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आप इसका चेक कर लो, सोल्यूशन इसका एक बार चेक कर लो। यही करना है, 0.4 इंटू 30 इंटू 400 इंटू 600 0.67 FI 415 पाई/4, ठीक है। सॉल्व कर लेना, आपके पास यही आंसर निकल के आ जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे एक बार आ जाए जल्दी से, ठीक है। वन ऑफ द मेन डिमेरिट्स इन यूजिंग लाइम मोटर, लाइम मोटर का एक जो मोस्ट डिमेरिट है वो क्या है? तो लाइम मोटर और सीमेंट मोटर में जो मेन डिफरेंस निकल गया था, तो डिफरेंसेस तो मतलब लाइम मोटर तो कहीं ना कहीं सीमेंट मोटर से थोड़ा सा मतलब अच्छी क्वालिटी का मोटर नहीं है। क्यों नहीं है? जो सबसे पहला रीजन है, हम क्यों नहीं यूज करते लाइम मोटर आज के डेट में? लाइम मोटर इसलिए नहीं यूज करते कि ये जल्दी से सेट नहीं होता है, ठीक है। इट डज नॉट सेट क्विकली, तो ये जल्दी से सेट नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट डज नॉट सेट क्विकली, यानी कि आंसर भी हो जाएगा। और इसकी और सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे की पॉइंट्स में आपके पास मेंशन, इसको भी एक बार आप गो थ्रू हो जाना, ठीक है। इससे भी आप एक बार गो थ्रू हो जाना कि लाइम मोटर और सीमेंट मोटर, लाइम मोटर किस तरीके से, मतलब सीमेंट मोटर का क्या एडवांटेज है लाइम मोटर के ऊपर, ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन है। और किस लिए हम आज के डेट में लाइम मोटर ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं। तो मेन डिमेरिट क्या हो गया लाइम मोटर का कि जल्दी से सेट नहीं होता, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, सिंपल सा। अच्छा, स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ वाटर विथ डेप्थ इन द रिजर्वायर इज बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। सही बात है। द डार्क स्टैग्नेंट कूलर वाटर, ये कलर नहीं है, कूलर वाटर है। क्या है? ये कूलर वाटर है, ठीक है। ये कूलर वाटर है। अच्छा, स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ वाटर विद डेप्थ इन रिजर्वायर इज बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। द डार्क स्टैग्नेंट कूलर वाटर लेयर इज नोन एज। आपसे ये बोला जा रहा है ना कि जो थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन होता है कहाँ पे? लेक्स एंड रिजर्वायर में। लेक्स एंड रिजर्वायर में जो थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन होता है, उस थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन में आपसे ये बोला जा रहा है कि जो स्टैग्नेंट और कूलर वाटर लेयर होता है, इस वाटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको पता है, मैं बताऊँ कि जो लेक या फिर रिजर्वायर में ना, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि इसको बोलते हैं टेम्परेचर स्ट्रैटिफिकेशन। क्या हो जाता है कि लेक और रिजर्वायर में टेम्परेचर स्ट्रैटिफिकेशन होता है। उसका स्ट्रैटिफिकेशन लेने का, स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है कि एक अलग अलग लेयर का, समझ रहे हो, वाटर में भी एक लेयरिंग हो जाती है कि नीचे वाला जो वाटर होगा उसकी अलग प्रॉपर्टी होगी, ऊपर वाले वाटर की अलग प्रॉपर्टी होगी। तो इसमें क्या होता है ना कि आप देखो तो जो ऊपर वाला वाटर होता है ना, ऊपर वाले वाटर में टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और जब ऊपर वाले लेयर में ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर, खास करके समर सीजन में, जब समर सीजन में क्या होता है, लेक या फिर किसी भी रिजर्वायर में समर के सीजन में जो वाटर का अपर लेयर होता है, उस वाटर के अपर लेयर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू बॉटम लेयर, ठीक है। बॉटम लेयर में जो वाटर्स होते हैं उनके वाटर होता है, उसके रिस्पेक्ट में जो अपर लेयर का वाटर होता है उसका जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो इसका डेंसिटी क्या होगा? इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? इसकी डेंसिटी कम होगी। टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, डेंसिटी कम होगा, इसकी डेंसिटी कम होगी। और इसी तरीके से जो नीचे वाला लेयर होगा इसका टेम्परेचर कम होगा, कूलर वाटर होगा विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम अपर लेयर की बात करें तो जो नीचे वाला लेयर होगा ये स्टैग्नेंट एंड कूलर वाटर होगा। इसकी डेंसिटी क्या होगी? इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी और, ठीक है, टेम्परेचर कम, डेंसिटी ज़्यादा। अगर ये डेंसिटी ज़्यादा हो गया तो इसकी इस लेयर की स्ट्रैटिफिकेशन हो जाती है। स्ट्रैटिफिकेशन होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको पता है कि नॉर्मल कंडीशन में कि जिस मटेरियल में, ठीक है, अगर किसी भी सोल्यूशन कहीं पे भी आप देखोगे तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है वो नीचे सेटल कर जाता है और जिसकी डेंसिटी ऊपर होती है क्या करता है, वो ऊपर जाके एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर यहाँ पर इसकी ऊपर वाले लेयर की डेंसिटी कम है तो यानी कि इन वाटर्स का लेयर में स्ट्रैटिफिकेशन हो चुका है, अलग अलग लेयर बन चुके हैं। और इस हम अपर लेयर को क्या बोलते हैं? अपर लेयर को हम एप्लीमियन बोलते हैं, ठीक है, एप्लीमियन बोलते हैं। और बॉटम लेयर को हाइप्लीमियन बोलते हैं। और ये ट्रांजिशन फेज है। ये क्या? ये ट्रांजिशन फेज है, ठीक है। ये ट्रांजिशन फेज है, मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको टेम्परेचर डिक्रीज मिलेगा देखने को, ठीक है। तो ये टेम्परेचर का डिक्रीज यहाँ पे होता है, ठीक है। ये एप्लीमियन से हाइप्लीमियन में जो कन्वर्ट हो रहा है, इसके बीच का ये ट्रांजिशन फेज है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको मेटालिमियन बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि किस स्टेज में आपको, किस लेयर में आपको डार्क स्टैग्नेंट एंड कूलर वाटर मिलेगा? तो कूलर वाटर क्या मिलेगा? नीचे मिलेगा, ठीक है, बॉटम लेयर पे। और बॉटम लेयर को हम क्या बोलते हैं? हाइप्लीमियन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? हाइप्लीमियन, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी और चीज़ें मेंशन है, ठीक है, थोड़ी सी और चीज़ें मेंशन है। और यहाँ पे थोड़ा सा आप चेक कर लेना कि यहाँ पे एप्लीमियन दिया हुआ है सोल्यूशन में, देखो नहीं, आंसर सही क्लिक है, ठीक है, आंसर सही दिया हुआ है, बट यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट में गलती हो गई, इसको एप्लीमियन बोल दिया, बट इसको करेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये करेक्शन हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हाइप्लीमियन, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन इन्वायरमेंट का। तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बाकी अगर अभी तक आपने
ठीक है। तो आज आपके पास कितने 12 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 12 नंबर ऑफ क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अगले क्लास, कल वाले क्लास में कल से हम ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपन कर पाएँ, ठीक है। तो ज़्यादा हम और चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे उसके जो क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन पे फोकस करेंगे। हाँ, थोड़ी सी ये बात जरूर हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में अटैम्प्ट करना है, ताकि आपको क्या लग पाए, एक आइडिया लगता रहेगा कि हाँ नहीं अटैम्प्ट किस तरीके से करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन आना अलग बात है, मैं वही बात बोलूँगा कि क्वेश्चन का आना अलग बात है, लेकिन आपको एग्जाम में कैलकुलेशन किस तरीके से करना है, ठीक है, ये सारी बातें आपको मैं इस पेपर के थ्रू एक बार, अभी ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा टफ गेट में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये इसी पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं, सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे होते हैं गेट में 1 मार्क्स वाले। बाकी जब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन अगर आप देखोगे एक बार पेपर एक बार अटेम्प्ट करना, आपको खुद आइडिया लगेगा कि जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 35 तक, यहाँ तक तो 1 मार्क्स वाले हैं, ठीक है, 35 तक तो 1 मार्क्स के, उसके बाद आपको क्या मिलेंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। देखना एक बार क्वेश्चन लगाना, ठीक है। अगर आपकी प्रिपरेशन है, अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी है तो आपको क्वेश्चन लगाने में काफ़ी मजा आएगा। तो बाकी इस क्लास को आज यहीं पे एंड करते हैं, और इसका नेक्स्ट वाला जो नेक्स्ट पार्ट है उस पर कल भी एक वीडियो बन जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस वीडियो के थ्रू इस यूट्यूब चैनल पे हम क्या करेंगे, पहले टेस्ट का पूरा सोल्यूशन करेंगे। और अगर आपने अभी तक गेट टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो आप इसको परचेज कर सकते हो और अपने प्रैक्टिस को ज़्यादा इनहेंस कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन।